हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को टैगअप करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में प्रीवियसली आए हुए हैं। तो अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराया उससे आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हमको किस तरह से टैकअप करना होता है, कैसे उसको हमें फेस करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। तो अगला क्वेश्चन, आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपके सामने स्क्रीन पे रहा। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। जैसे ही आप क्वेश्चन पाया करिए, आप ये डिसाइड कर लिया करिए कि ये डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, और ये तरीका मैंने आपको बता दिया है बार बार। तो क्वेश्चन में सेंटेंस में आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई बात है, और यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस, और डायरेक्ट स्पीच है तो इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो जाहिर सी बात है, देखिए एक बात समझिए, अगर कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में केवल सेड दे दे लेकिन किसी ऑप्शन में टोल्ड लगाकर उसका ऑब्जेक्ट दे दे, कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा दे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, मी आ सकता है, यू, जो भी सुटेबल ऑब्जेक्ट हो, तो आप उसे गलत नहीं करेंगे, क्योंकि टोल्ड तभी आएगा जब आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा। जाहिर सी बात है, जब कोई कुछ कहता है तो किसी न किसी व्यक्ति से कहता ही है। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है मैरी सेड आई हैव टू बी देयर बाय 10 AM टुमारो। अब आई हैव टू बी देयर किसी से वो कह रही है, हैव टू बी देयर के बजाय हो जाएगा हैड टू बी देयर, और बाय 10 AM टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो शी हैड टू बी देयर, और ऐसा शी हैड टू बी देयर ना ऑप्शन ए में लिखा है, ना बी में लिखा है, ना ही डी में लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बचता है? ऑप्शन नंबर सी, एग्जैक्टली। तो 186 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 187, एक बार फिर से आपके लिए सेंटेंस दिया हुआ है ABCD पैराजंबल का। तो सेंटेंस पढ़िए सरसरी निगाह से, फाइंड आउट किया करिए कि कौन सा लास्ट हो सकता है, कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस से कनेक्टेड है, जैसा कि मैं करता हूँ, और यही तरीका मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ। इसमें लिखा है बट अ स्प्रिंग वॉज टेकन। देखिए ये सेंटेंस बट से शुरू किया गया है, यानी कोई बात कही गई है जिसका ये विरोध कर रहा है, इसलिए क्या कहा गया है, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। द ओरिजिनल ट्री इज नो लॉन्गर देयर, कह रहा है कि ओरिजिनल ट्री अब वहां नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अधूरा सेंटेंस है? ओरिजिनल ट्री अब वहां नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कोई उस ट्री की बात की ही गई है। अच्छा देखते हैं। दैट स्प्रिंग ग्रीव इन टू अ ट्री एंड इज कॉल्ड महाबोधि ट्री। कह रहा है कि दैट स्प्रिंग, माफ करिएगा, दैट स्प्रिग ग्रीव इन टू अ ट्री, एंड वही छोटा सा पौधा पेड़ बना। वही छोटा सा पौधा, ध्यान दीजिएगा, वही कौन सा छोटा सा पौधा, वही, इसके बारे में कहीं चर्चा हुई है। आगे देखते हैं। सेंटेंस नंबर डी है गौतम बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री इन बोध गया बिहार। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपको मिल गया, यानी जिस ऑप्शन की शुरुआत सेंटेंस नंबर डी से हुई है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, और ये हुआ है केवल और केवल डी से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 187 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 188 आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। ये ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, जल्दी से आप पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे। देखिए ग्रामेटिकल एरर में हमेशा अक्सर वही सेंटेंसेस आपके को देता है जो जनरली आप डे टू डे लाइफ में आप इस्तेमाल करते रहते हो, न ज़्यादातर केस में ऐसे ही होता है। तो कभी कभी आप अंदाज़ा लगा के भी आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा। पढ़ाई बहुत कायदे से करा करिए, बहुत साइंटिफिक स्टडी किया करिए, जो कि क्योंकि तुक्केबाजी में आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीक डे। देखो यही गड़बड़ी आ गई है, लास्ट सेंटेंस के लास्ट पार्ट में गड़बड़ है।
अब देखिए वीक लिखा है हफ्ते के दिनों में, हफ्ते में एक दिन तो नहीं होता है ना, तो वीक डे की जगह होना चाहिए वीक डेज, और इनकी जगह लगा होना चाहिए ऑन वीक डेज, सप्ताह के दिनों में। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 189 में। 189 क्वेश्चन एक बार फिर से पैराजम्बल का क्वेश्चन है, और इसे आप देखिए, पढ़िए, ज़रूरत पड़े तो वीडियो पॉज कर दिया करिए, तब मेरा एक्सप्लेनेशन सुना करिए और मैच कराया करिए कि देखिए कैसे सेंटेंस आपका और मेरा मैच कर रहा है या नहीं। अगर सेंटेंस नंबर ए को पढ़ते हैं तो लिखा है सम ऑफ द विटामिन ए रिच सोर्स ऑफ फूड आर कैरेट, ब्रोकोली, स्पिनच, फिश एंड मीट। कह रहा है कुछ विटामिन ए के सोर्सेस हैं, कुछ विटामिन ए से रिच सोर्सेस हैं, कुछ हैं, लग रहा है कि सेंटेंस के बिगिनिंग हो सकता है। आगे देखते हैं। An American research study has found that vitamin A intake can lower the risk of skin. यहाँ विटामिन ए का जिक्र पहली बार हो रहा है सेंटेंस में। आगे भी पढ़ते हैं। It suggests, कौन सजेस्ट कर रहा है देखते हैं। It suggests that we should consume a diet with fruits and vegetables. अब अमेरिकन रिसर्च स्टडी हैज़ फाउंड, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि एक रिसर्च स्टडी में फाइंड किया गया है, और उसके बाद ऑप्शन डी में लिखा है दिस स्टडी। कौन सी स्टडी? जो अमेरिकन रिसर्च ने फाउंड किया है। दिस स्टडी हैज़ बीन पब्लिश्ड इन JAMA डर्मेटोलॉजी। अब यानी बी के बाद डी आना चाहिए, जिस ऑप्शन में बी के जस्ट बाद डी आएगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शुरुआत होनी चाहिए बी से, शुरुआत होनी चाहिए बी से। ऑप्शन नंबर बी में भी आया है BD, और ऑप्शन नंबर डी में भी आया है, लेकिन मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि बी से शुरुआत होनी चाहिए, तो बी से शुरुआत हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 190 में, और एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, प्लीज़ उसे आप पढ़िए। और जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे वो है दैट आई हैव सीन, दैट आई हैव सीन। तो देखते हैं कि क्या गलती है। देखिए, इट हैज़ बीन 2 years दैट आई हैव सी। देखिए बेटा, एक रूल बता दूं, अगर कभी भी सिंस बीच में आएगा तो सिंस के पहले आने वाला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और सिंस के बाद आने वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये जानना है कि इसमें हम लोगों को सिंस लगाना है। इसका मतलब ये निकल रहा है नॉर्मल तौर पे, जब मैं मीना से मिले हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, यही लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ हो, सिंस का इस्तेमाल हुआ हो, और तो सिंस का इस्तेमाल ऑप्शन नंबर ए में हुआ है और सी में भी हुआ है। तो ए तो नहीं हो सकता क्योंकि सिंस के बाद इसने हैव सीन लगा दिया है, जो कि एक बार फिर से गलत है, क्योंकि सीन के बाद पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में भी गलती है, क्योंकि डिड का यूज करके इन्होंने आगे 100 लिख दिया है। अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई भी आंसर फिट नहीं है। यहाँ पे हो सकता था सिंस आई सी या डिड नॉट हटा देता और 100 लिख देता, सिंस आई सॉ हर, सिंस आई सॉ मीना, ऐसे हो सकता था। लेकिन इन्होंने डिडंट भी लगाया और 100 भी लिख दिया।
तो जब डिड की मौजूदगी सेंटेंस में होती है तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए। डिड प्लेड आप नहीं बोल सकते, डिड प्ले। तो उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगा कि सी ऑप्शन सही है, लेकिन सी ऑप्शन भी ग्रामेटिकली गलत है। तो इस वाले क्वेश्चन एक तरीके से क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं इसमें। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे आप, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 191 में। एक बार फिर से क्वेश्चन आया है आपके सामने पैराजंबल का। तो ये पैराजंबल का क्वेश्चन आपको फ्लैश कर रहा है, इसको आप पढ़िए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सेंटेंस को कोरिलेट करना सीखना पड़ेगा बेटा आपको। कह रहे दिस लवेबल बिग कैट, ये प्यारा जो बिग कैट है, ये प्यारा यानी पहले उस कैट को इंडिकेट कर चुका है। अब एक कौन सा कैट है पता नहीं, अब देखते हैं। लिखा हुआ है द टाइगर, सेकंड नंबर बी में लिखा हुआ है द टाइगर हु केम टू टी इज Judith Kerr's best-selling book, having sold 5 million copies. He ends up making a delightful nuisance of himself. The story is about a tiger who pops by for tea. अच्छा, अब जरा देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए कहा है कि दिस लवेबल बिग कैट इज ऑलरेडी, यानी ये वाले ऑप्शन नंबर ए किससे रिलेट कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए रिलेट कर रहा है ऑप्शन नंबर सी से। ही एंड्स अप मेकिंग अ डिलाइटफुल न्यूसेंस ऑफ हिमसेल्फ, यानी जिस ऑप्शन में सी के जस्ट बाद ए आ जाए वो ऑप्शन भी हो सकता है। और एक चीज़ आप पकड़िए कि करेक्ट ऑप्शन में शुरुआत में बी वाला ऑप्शन फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस नंबर बी शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। द टाइगर हु केम टू टी इज Judith Kerr's बेस्ट सेलिंग बुक हैविंग सोल्ड मिलियन ऑफ कॉपीज। और यहाँ पे जब इसने 5 मिलियन कॉपीज की बात कर दिया तो जाहिर सी बात है कि ये बेस्ट सेलिंग बुक है, तो वो कहानी की किताब होगी। तो बी वाले ऑप्शन के जस्ट बाद कौन सा आना चाहिए? डी वाला, यानी बी डी का पहला पेयर बनना चाहिए, और बी और डी का पेयर ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। आप चाहें तो सेट करके उसे पढ़ भी सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 192। एक बार फिर से एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस मिला करें एक्टिव पैसिव वाले, तो सबसे पहले आप वर्ब पे फोकस किया करिए और ये डिसाइड किया करिए कि उसका किस टेंस से नाता है। दूसरी बात, वो एक्टिव वर्ब है या पैसिव वर्ब है, ये भी आपको डिसाइड करना होगा। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आई एम राइटिंग। अब आई एम राइटिंग ये वर्ब किसकी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वर्ब है। अब ये एक्टिव वर्ब है पैसिव, तो ये एक्टिव वर्ब है। अब इसका पैसिव क्या होगा? राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन, क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? थर्ड फॉर्म लेते हैं। अब यहाँ आईएनजी फॉर्म को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे किससे? बीइंग लगा के, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब या तो इज आना चाहिए, या तो एम आना चाहिए, या तो आर आना चाहिए। यानी जिसमें इज आर बीइंग रिटन होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में ऐसा ही है, इज बीइंग रिटन लिखा हुआ है, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सी वाला देख लेते हैं, आई हैव रिटन अ स्टोरी। देखिए सी वाले में भी वो बात नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी वो बात नहीं है। यानी आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 193 में। आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है क्वेश्चन नंबर 193। अब ये कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? एक वर्ड।
तो यहाँ पे जो एक वर्ड आपको दिया गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, वो लिखा गया अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर या परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ऐसा व्यक्ति जो क्लासिकल म्यूजिक का परफॉर्मर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है मैस्ट्रो। क्या बोला जाता है? मैस्ट्रो। जैसे पंडित रविशंकर जी सितार वादक थे, तो वो उस फील्ड के मैस्ट्रो थे, मतलब एक्सपर्ट थे। उसी तरीके से सरोद वादन में अली अमजद खान जी हैं। तो सब लोग अलग अलग अपने अपने फील्ड में हैं। तो जो क्लासिकल म्यूजिक का परफॉर्मर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, उसे ही हम बोलते हैं मैस्ट्रो। लेकिन इसमें 3 वर्ड और भी दिए हुए हैं। तो आपका जो 193 है उसका करेक्ट ऑप्शन तो ए हो गया। लेकिन 3 वर्ड जो दिए हैं उसकी मीनिंग भी जान लीजिए। एक दिया हुआ लेमैन। लेमैन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी फील्ड का में एक्सपर्ट नहीं होता है। मतलब जिस भी सब्जेक्ट की बात की जाती है वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आदमी नहीं होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं क्या? लेमैन। अमेटियर मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ नॉट स्किल्ड। जिसके अंदर स्किल नहीं है वो अमेटियर होता है। देखिए, ये जो नीचे के तीनों वर्ड दिए गए हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं। लेमैन मतलब अनाड़ी टाइप का, जिसे आप वो एक्सपर्ट नहीं होता उस विषय का। अमेटियर का मतलब होता है जो स्किल्ड नहीं है, उस काम में निपुण नहीं है। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया या अनाड़ी, जो चीज़ों को नया नया सीखा रहता है लेकिन उसमें वो एक्सपर्ट नहीं होता है। तो 193 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। एक बार फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमास में बात की गई है। देखते हैं कौन सा करेक्ट होता है। सुमित सेट, यहाँ तक ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को जब आप हटाएंगे तो यहाँ कंजंक्शन दैट लगाएंगे, क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है। सुमित सेट के बाद दैट लगना है। आई की जगह ही आना चाहिए, आई की जगह ही आना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। लेकिन ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए के बाद दैट नहीं लगाया है, तो दैट बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में आई के बाद विल लगा दिया गया है, जबकि होना चाहिए वुड, इसलिए ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत समझा? नहीं, बस रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाया, अपना आंसर पाया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। कह रहे हैं लैक्डाइसिकल जो वर्ड है इसका ऑपोजिट मीनिंग हमें बताइए आप। तो लैक्डाइसिकल का मतलब क्या होता है? लैक्डाइसिकल का मतलब होता है उत्साह विहीन, जिसके अंदर कोई उत्साह ना हो, जिसके अंदर कोई उत्साह ना हो, उत्साह की कमी हो, एनर्जेटिक ना हो, सुस्त हो, पैसिव हो, लेथार्जिक हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं लैक्डाइसिकल। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वाला चुनाव करना है। तो इसका जो ऑपोजिट मीनिंग है वो है एंथुसियास्टिक। लैक्डाइसिकल का मतलब होता है उत्साह विहीन, और एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साही, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ, यानी उत्साही व्यक्ति जो होता है वो होता है क्या? एंथुसियास्टिक। अब इसमें 3 वर्ड और दिए हुए हैं जिनका मतलब जान लेते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जिसको किसी चीज़ में रुचि नहीं है, इनडिफरेंट है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इनडिफरेंट है। जॉकुलर का मतलब होता है मजाकिया, ह्यूमरस, जॉली, हंसमुख। जो जॉकुलर नेचर का होता है वो आपको हमेशा हंसाता रहेगा, हमेशा आपसे कुछ न कुछ चुटकुले बोलता रहेगा, कुछ बातों ही बातों में आपको हंसा देगा, वो जॉकुलर होता है।
ल्यूक वार्म के दो मतलब होते हैं। ल्यूक वार्म का मतलब होता है गुनगुना, जैसे लोग कहते हैं ना गुनगुना, आजकल तो भाई कोरोना काल में लोग कह रहे हैं गुनगुना पानी पिया करो, ये गुनगुना का मतलब होता है ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म का एक मतलब और होता है नॉट एंथुसियास्टिक, यानी ये लैकडैसिकल का ही सिनोनिम है। ल्यूक वार्म लैकडैसिकल का ही सिनोनिम है। क्या है ये? सिनोनिम। अब आपसे पूछा है कि एंटोनिम ढूंढो, तो ल्यूक वार्म के दो मतलब होते हैं, एक होता है गुनगुना और एक होता है जिसमें उत्साह नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आज के वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे और होपफुली वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मैं बार बार आपसे एक बात कहता रहता हूँ कि भाई एक चीज़ ध्यान दो, आप लोग रीडिंग किया करो। जैसे मैं एक क्वेश्चन का आंसर बताया, मान लो वो सिनोनिम है या एंटोनिम है या इडियम्स एंड फ्रेजेस है, आंसर तो एक होता है लेकिन दिए तो 3-4 रहते हैं। तो मैं उन तीनों के, बाकी के 3 का भी मैं मीनिंग बता देता हूँ, उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप उनको कहीं ना कहीं नोट कर लिया करिए। तो ज़रूरी है कि आपको आंसर यहाँ नहीं जानना है, आंसर के साथ साथ बाकी 3 का मतलब क्या है वो भी पता चलना है। जैसे ल्यूक वार्म को केवल गुनगुना के रूप में नहीं जानना है, ल्यूक वार्म का मतलब होता है उत्साह विहीन। तो ये रहा स्टूडेंट्स आज का जो क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।